तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है फोरबॉडिंग। दोस्तों फोरबॉडिंग का मतलब होता है अनिष्ट की आशंका, यानी कि अशुभ पूर्वाभास जिसे हम कह सकते हैं। अब इसे अच्छे से समझेंगे। फोरबॉडिंग का मतलब होता है कि बिना किसी क्लियर प्रूफ के पहले से ये स्ट्रांग फीलिंग आना कि कुछ तो बुरा होने वाला है। ये एक ऐसी अनईजी फीलिंग होती है जो इंसान को अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। इस फीलिंग का कोई सॉलिड एविडेंस यानी कि कोई प्रूफ होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बस सिचुएशन के हिसाब से, एटमॉस्फेयर को देख के, या फिर हमारे मन के अंदर एक इंट्यूशन आता है कि उसकी वजह से दिल में हमें लगता है कि शायद कुछ ठीक नहीं होने वाला। जैसे कि एग्जाम्पल अगर दूँ तो सोचो आप रात को घर में अकेले हो, बाहर बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, बिजली चमक रही है और अचानक जो है वो पूरे घर की लाइट्स चली जाती है। आपको अब लगने लगता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, शायद कुछ तो बुरा होगा। तो ये जो अनईजी और नेगेटिव फीलिंग है इसे ही फोरबॉडिंग कहते हैं। ओके, एक और एग्जांपल बताऊं तो मान लीजिए कि एग्जाम के लिए आपने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की है, पढ़ाई नहीं की अच्छे से। एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होते ही अंदर से क्या फीलिंग आती है कि आज का पेपर मेरा बहुत ही ज़्यादा खराब जाएगा, यानी कि पेपर में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो ये भी फोरबॉडिंग की फीलिंग हो सकती है, ठीक है। यानी कि फोरबॉडिंग का मतलब होता है पहले से ही बुरा होने की फीलिंग आना। फोरबॉडिंग का मतलब दोस्तों फ्यूचर देख लेना नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ नेगेटिव इंट्यूशन या फिर अनईजी फीलिंग होना होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर समझा जाए तो फोरबॉडिंग का मतलब होता है पहले से ही कुछ बुरा होने की फीलिंग हमारे मन में आना। तो उसे हम क्या कहेंगे, फोरबॉडिंग हम उसे कहेंगे। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जिन्हें पढ़कर हमें अच्छे से समझ आएगा कि इस वर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसका मतलब क्या है। जैसे कि हम कह सकते हैं शी हैड अ सेंस ऑफ फोरबॉडिंग बिफोर द इंटरव्यू। मतलब कि इंटरव्यू से पहले उसे लग रहा था कि शायद सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। यानी कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि क्यों ठीक नहीं होने वाला, कैसे ठीक नहीं होने वाला, बस अंदर से कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। तो उसे हम क्या कहेंगे, फोरबॉडिंग हम उसे कहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं द डार्क क्लाउड्स फिल्ड एवरीवन विथ फोरबॉडिंग। मतलब कि काले बादल देखकर सबको लगा कि कुछ बुरा या फिर डेंजरस हो सकता है। यानी कि वेदर देखकर लोगों को अंदर से अनईजी फीलिंग आई, इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे देयर वाज अ फीलिंग ऑफ फोरबॉडिंग इन द विलेज बिफोर द स्टॉर्म अराइव्ड। मतलब कि स्टॉर्म आने से पहले, यानी कि तूफान आने से पहले गांव के लोगों को पहले ही बुरा होने का अंदाजा जैसा मतलब कि फील हो रहा था, यानी कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इस तरीके से। यानी कि सबको अंदर ही अंदर टेंशन और फियर महसूस हो रहा था। उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था कि सच में होने भी वाला है या फिर नहीं, लेकिन जो हमारी एक मन के अंदर की फीलिंग होती है तो उसे हम जो है वो फोरबॉडिंग कहते हैं। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फोरबॉडिंग का मतलब होता है बिना किसी क्लियर रीजन के पहले से ही कुछ बुरा होने का मतलब कि संकेत मिलना या फिर हमें फीलिंग आना अंदर से, तो उसे हम जो है वो फोरबॉडिंग कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो नाउन है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़कर अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स में हमारे पास है एप्रीहेंशन, प्रीमोनिशन या फिर ड्रेड। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है फ्यूचर को लेकर वरी या फिर फियर फील करना, यानी कि हमारे मन के अंदर टेंशन होना, फ्यूचर को लेकर डर होना। एप्रीहेंशन जनरल फियर हो सकता है, जबकि ये जो फोरबॉडिंग है इसमें स्पेशली लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर करते हुए चलना है। दूसरा हमारा वर्ड है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन का मतलब होता है पहले से ही किसी फ्यूचर इवेंट का स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर इंट्यूशन होना। यानी कि हमें पहले से कुछ पता चल जाता है कि ये फ्यूचर में मतलब कि होने वाला है, उसका जो है वो हमें फीलिंग आती है, यानी कि इंट्यूशन होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रीमोनिशन कहेंगे। प्रीमोनिशन जो है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन फोरबॉडिंग जो है वो ऑलमोस्ट हमेशा नेगेटिव फीलिंग को ही शो करता है। तो इस तरीके से आपको ये डिफरेंस इन दोनों वर्ड्स के बीच में ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है ड्रेड। दोस्तों ड्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर या फिर फियर फील करना, यानी कि किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डर जाना बेसिकली। ड्रेड में जो है वो फियर, यानी कि जो डर है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जबकि फोरबॉडिंग में जो फियर के साथ है वो फ्यूचर की अनईजी फीलिंग भी होती है। यानी कि फोरबॉडिंग में क्या होता है कि हमें जो है वो मतलब कि फ्यूचर को लेकर डर लगता है, यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, इस चीज़ को लेकर हमें डर लगता है। जबकि ड्रेड में जो है वो सिर्फ फियर यानी कि डर की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों ये तो सारे
हमारे थे सिनोनिम्स, जहाँ पर हमने जो है वो एप्रीहेंशन, प्रीमोनिशन और ड्रेड जैसे वर्ड्स देखे हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अब इसी के साथ अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स में हमारे पास है कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म या फिर अश्योरेंस। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या है? सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अंदर से श्योर और पॉजिटिव फील करना कि सब कुछ अच्छा होगा, यानी कि हमारे अंदर क्या होता है, एक विश्वास होता है। ये जो है वो फोरवर्डिंग का डायरेक्ट अपोजिट है, यानी कि जब हमारे अंदर एक मतलब कि विश्वास होता है कि सब कुछ अच्छा होगा तो उसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। ओके। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचना, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करना। बेसिकली जब कोई व्यक्ति फ्यूचर को लेकर बहुत ही अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, अच्छे की उम्मीद रखता है, अच्छे काम होने की उम्मीद रखता है बेसिकली, तो उसे हम ऑप्टिमिज्म कह सकते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब होता है पूरा भरोसा होना कि सिचुएशन ठीक रहेगी और टेंशन की बात नहीं है, यानी कि एक तरीके से हमारे मन में जो है वो आश्वासन होना कि किसी चीज़ को लेकर कि कोई चीज़ ठीक होने वाली है, भरोसा होना बेसिकली, तो उसे हम क्या कहेंगे? अश्योरेंस हम उसे कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है? तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म और अश्योरेंस जैसे वर्ड देखे हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ foreboding केम ओवर हिम एज ही एंटर द abandoned हाउस। इस सेंटेंस का मतलब है कि जैसे ही वो पुराने और सुनसान घर के अंदर गया तो उसके दिल में अचानक एक अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आ गई कि शायद कुछ तो बुरा होने वाला है। यानी कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन एटमॉस्फियर यानी कि उसके आसपास का जो माहौल था, यानी कि उस घर का जो माहौल था, उसकी वजह से उसके अंदर जो है वो एक अनईजी फीलिंग पैदा हो गई। इसी फीलिंग को क्या कहते हैं? फोरबॉडिंग कहते हैं। यानी कि उसे क्या लग रहा था कि कुछ तो मेरे साथ बुरा होने वाला है या फिर इस जगह पर कुछ बुरा होने वाला है, तो इस फीलिंग को हम फोरबॉडिंग कहते हैं। तो आई होप आपको ये जो वर्ड है वो अच्छे से समझ आया है और पता चला है कि कैसे हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कन्वोक। दोस्तों कन्वोक का मतलब होता है आह्वान करना, सभा बुलाना, एकत्र करना। यानी कि कन्वोक का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए लोगों को ऑफिशियली या फिर फॉर्मली इस जगह पर इकट्ठा होने के लिए बुलाना। यानी कि एक जगह पर जो है वो लोगों को इकट्ठा करना या फिर बुलाना, उसे हम कन्वोक कहते हैं। यानी कि जब किसी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, डिस्कशन, इमरजेंसी या फिर किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए लोगों को बुलाया जाता है, तब कन्वोक वर्ड यूज हो सकता है। ये जो वर्ड है ना कन्वोक, ये नॉर्मल कॉल से थोड़ा अलग है, यानी कि नॉर्मली किसी को बुलाने से थोड़ा अलग है। कैसे? अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी दोस्त को फ़ोन करके बोलते हो कि भाई तू घर पे आ जा, तो ये क्या है? तो ये सिर्फ एक कॉल है या फिर इनवाइट है, आप उसे जो है वो सिर्फ नॉर्मली बुला रहे हो। लेकिन अगर स्कूल प्रिंसिपल, कंपनी मैनेजर, गवर्नमेंट या फिर कमिटी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए सभी मेंबर्स को ऑफिशियली बुलाती है, तो उसे कन्वोक कहते हैं। इस वर्ड में बेसिकली ऑफिशियल या फिर फॉर्मल गैदरिंग का आइडिया होता है। सोचो कंपनी में अचानक कोई बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, सीईओ ने क्या किया कि सभी डिपार्टमेंट के हेड्स को तुरंत मीटिंग के लिए बुला लिया। इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? द सीईओ कन्वोक्ड एन इमरजेंसी मीटिंग। ओके। याद रखने की ट्रिक क्या है? तो कन्वोक का मतलब है कि कॉल एवरीवन टुगेदर फॉर एन इंपॉर्टेंट पर्पस, यानी कि ऑफिशियल तरीके से सबको एक जगह पर बुलाना, तो उसे हम कहते हैं कन्वोक। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जिससे आपको जो है ये वर्ड और भी अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं द प्रिंसिपल कन्वोक्ड अ मीटिंग विद ऑल द टीचर्स, मतलब कि प्रिंसिपल ने सभी टीचर्स को मतलब कि एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए बुलाया, यानी कि सभी टीचर्स जो है वो एक जगह पर गैदर होने वाले थे, इकट्ठा होने वाले थे। ये नॉर्मल इनविटेशन नहीं है, बल्कि एक फॉर्मल मीटिंग है। नॉर्मल इनविटेशन यानी कि मतलब कि जैसे कि हम किसी को पार्टी में बुलाते हैं, किसी को अपने घर बुलाते हैं, तो वो हमारा एक नॉर्मल इनविटेशन होता है। लेकिन जब कोई फॉर्मल मीटिंग होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो कन्वोक यूज़ करते हैं। या फिर हम कह पाएंगे द गवर्नमेंट कन्वोक्ड एन इमरजेंसी सेशन आफ्टर द क्राइसिस, मतलब कि क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, यानी कि सिचुएशन इंपॉर्टेंट थी इसलिए सबको ऑफिशियली एक साथ बुलाना पड़ा, यानी कि बुलाया गया इस तरीके से। या फिर हम कह सकते हैं द कमिटी कन्वोक्ड ऑल इट्स मेंबर्स टू डिस्कस द न्यू प्रपोजल, मतलब कि कमिटी ने नए प्रपोजल पर बात करने के लिए सभी मेंबर्स को ऑफिशियली बुलाया। ठीक है, यानी कि सबको एक कॉमन पर्पस के लिए फॉर्मली गैदर होना पड़ा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे हम अलग अलग सेंटेंसेस में इसका यूज कर पाएंगे। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कन्वोक का मतलब होता है किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए लोगों को फॉर्मली एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए बुलाना, तो उसे हम कहते हैं कन्वोक। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स में हमारे पास है असेंबल, समन या फिर कन्वेन। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है असेंबल। असेंबल का मतलब होता है लोगों या फिर चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा होना या फिर
करना बेसिकली, तो उसे हम जो है वो असेंबल करना कहते हैं। असेंबल क्या है, तो एक जनरल वर्ड है, ये हम चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी किताबों को मतलब कि बुक में शेल्फ में लगा रहे हैं तो हम उन्हें भी असेंबल कर सकते हैं। चीज़ों को अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो भी असेंबल हो सकती है। लोगों को अगर बुला रहे हैं तो वो भी असेंबल हो रहे हैं। यानी कि ये एक जनरल वर्ड है, जबकि कन्वोक में ऑफिशियल अथॉरिटी या फिर फॉर्मल पर्पस का आइडिया होता है कि आप जो है वो किसी फॉर्मल मीटिंग के लिए ही बुला रहे हो। इसमें जो है वो मतलब कि नॉर्मल वाली जो मतलब कि ये जो जनरल वाले जो मीटिंग है उसका सेंस नहीं है बेसिकली। दूसरा हमारा वर्ड है समन। समन का मतलब होता है किसी को अथॉरिटी के थ्रू बुलाना या फिर प्रेजेंट होने का ऑर्डर देना। समन में ऑर्डर या फिर अथॉरिटी का फील ज्यादा होता है, जबकि कन्वोक मीटिंग या फिर गैदरिंग ऑर्गेनाइज करने पर फोकस किया जाता है। समन यानी कि जैसे कि मतलब कि किसी को कोर्ट में जो है वो मतलब कि पेश होने का आदेश दिया जाता है तो उसे हम समन कहते हैं। उसे मतलब कि आदेश देकर बुलाया गया है वहां पर हाजिर रहने के लिए, तो उसे हम समन कहेंगे। जबकि कन्वोक क्या होता है, तो कन्वोक जो है वो मतलब कि ऑफिशियल मीटिंग होती है जिसमें जो है वो सबको मतलब कि बुलाया जाता है। तो इस तरीके से ओके, समन और कन्वोक के बीच का भी डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। कन्वेन, तीसरा वर्ड हमारा कन्वेन है। कन्वेन का मतलब होता है मीटिंग या फिर कॉन्फ्रेंस को ऑफिशियली शुरू करना या फिर लोगों को उसके लिए इकट्ठा करना, तो उसे हम कन्वीन कहते हैं। कन्वीन और कन्वोक का मीनिंग बहुत ही क्लोज है, बट कन्वीन जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, और ये जो कन्वोक है वो मतलब कि ओल्ड इंग्लिश या फिर अभी भी हम कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से हम जो है वो कन्वीन का यूज़ कर पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने असेंबल, समन या फिर कन्वीन जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब दोस्तों इसी के साथ अगर हम एंटोनिम्स की तरफ आए तो एंटोनिम्स में हमारे पास है डिस्पर्स, डिसमिस, अडजर्न। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा लोगों का अलग अलग जगहों पर चले जाना, यानी कि बिखर जाना बेसिकली। ये जो है वो कन्वोक का डायरेक्ट अपोजिट है। कन्वोक में हमने क्या पढ़ा था कि हम जो है वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। डिस्पर्स में हम क्या पढ़ रहे हैं कि लोग जो है वो अलग अलग हो रहे हैं, यानी कि अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, यानी कि बिछड़ रहे हैं या फिर अलग हो रहे हैं, तो उसे हम डिस्पर्स कहेंगे। दूसरा हमारा वर्ड है डिसमिस। डिसमिस का मतलब होता है मीटिंग या फिर क्लास खत्म होने के बाद लोगों को जाने की परमिशन देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसमिस होना हम उसे कहेंगे, ठीक है। अडजर्न का मतलब होता है कि मीटिंग को टेम्पररीली रोक देना या फिर बाद के लिए पोस्टपोन कर देना। ओके, जैसे कि कोर्ट में होता है कि कोई जो मतलब कि अगर सुनवाई है किसी की तो वो अडजर्न की जाती है, यानी कि अगर कोर्ट किसी फैसले तक नहीं पहुंचती है तो वो क्या करती है, तो आगे की डेट दे देती है कि ये जो मीटिंग है वो आगे से कंटिन्यू की जाएगी। तो अभी के लिए जो मतलब कि क्या हुई है, अडजर्न हुई है, यानी कि पोस्टपोन की गई है। नतीजा अभी तक निकला नहीं है, इसे जो है वो मतलब कि खत्म नहीं किया गया है, बल्कि बस पोस्टपोन किया गया है ताकि आगे इसी सिरे से हम कंटिन्यू कर सके, तो उसे जो है वो अडजर्न कहते हैं, यानी कि मीटिंग को कंटिन्यू नहीं करना। बेसिकली इस चीज का सेंस इसमें से आता है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स हैं जहां पर हमने डिस्पर्स, डिसमिस या फिर अडजर्न जैसे वर्ड देखे हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द यूनिवर्सिटी कन्वोक अ स्पेशल मीटिंग टू डिस्कस द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस सेंटेंस का मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर डिस्कस करने के लिए एक स्पेशल ऑफिशियल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग का पर्पस इंपॉर्टेंट था, इसलिए सब रिलेटेड लोगों को फॉर्मली एक जगह पर इकट्ठा किया गया। इस एक्शन को हमने क्या कहा है, कन्वोक कहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कन्वोक यानी क्या होता है और कैसे हमें यूज करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्लैग्रेंट। दोस्तों फ्लैग्रेंट का मतलब होता है घोर, खुला हुआ या फिर स्पष्ट रूप से गलत या फिर निंदनीय, यानी कि ऐसी कोई चीज जो आपको साफ साफ दिखे कि गलत हो रही है। यानी कि फ्लैग्रेंट का मतलब होता है कि ऐसा कोई काम जो इतना क्लियरली गलत, अनफेयर या फिर अनएक्सेप्टेबल हो कि उसे देखकर हर किसी को तुरंत पता चल जाए कि ये सीरियस मिस्टेक है या फिर सीरियस रॉन्ग डूइंग है, यानी कि गलत काम हो रहा है। ये जो वर्ड है इसमें सिर्फ गलत होने का आइडिया नहीं है, बल्कि बहुत ही ऑब्वियस और शेमलेस तरीके से गलत होने का आइडिया होता है। यानी अगर कोई इंसान छोटी सी मिस्टेक कर दे तो उसे हम फ्लैग्रेंट नहीं कहेंगे, चलो भाई छोटी सी मतलब की गलती है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर और सबके सामने ऐसा काम करे जो कि रूल्स और एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ हो, अगेंस्ट हो, तब उसे फ्लैग्रेंट कहा जा सकता है। जैसे कि एक सिंपल सा कंपैरिजन समझो, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, सीरियस रॉन्ग का मतलब होता है बहुत बड़ा गलत, यानी कि बहुत बड़ी गलती। फ्लैग्रेंट रॉन्ग का मतलब होता है इतनी ऑब्वियस और इतनी शेमलेस गलती कि कोई भी देखकर कहे कि ये तो हद ही हो गई, इस तरीके से। अब एक एग्जांपल देती हूँ। सोचो एक एग्जाम चल रहा है, एक स्टूडेंट है जो किसी का आंसर देख लेता है, तो इससे हम क्या कहेंगे कि ये चीटिंग है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एग्जाम, मान लीजिए कि एग्जाम चल रहा है और कोई स्टूडेंट जो है वो पूरी बुक डेस्क पर रखकर ओपनली कॉपी कर रहा है बिना किसी डर के, तो ये होता है फ्लैग्रेंट चिटिंग, यानी कि बिना किसी डर के सबके सामने गलती करना, बहुत ही ऑब्वियस तरीके से गलती करना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि क्या कहेंगे, फ्लैग्रेंट कहेंगे। इसी तरह अगर कंपनी, मान लीजिए कि कोई कंपनी इन्वायरमेंट के रूल्स को
ओपनली मतलब कि इग्नोर करती है, फॉलो नहीं करती, या फिर कोई प्लेयर है जो मतलब कि रेफरी के सामने ही जानबूझकर फाउल कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लैग्रेंट वायलेशन हम उसे कहेंगे, ठीक है। यानी कि आपको याद रखना है कि फ्लैग्रेंट का मतलब होता है इतनी ऑब्वियस गलती कि छुपा ही ना सके, यानी कि छुप ही ना सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लैग्रेंट हम उसे कहेंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी सिंपल मतलब कि डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द प्लेयर रिसीव्ड अ पेनाल्टी फॉर अ फ्लैग्रेंट फाउल। मतलब कि प्लेयर ने इतना सीरियस और ऑब्वियस फाउल किया कि उसे तुरंत जो है वो पेनाल्टी मिली। ये जो है वो कोई नॉर्मल फाउल नहीं था, बल्कि क्लियरली अनफेयर और सीरियस था। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। द कंपनी वॉज अक्यूज्ड ऑफ फ्लैग्रेंट सेफ्टी वायलेशंस, मतलब कि कंपनी पर सेफ्टी रूल्स को ओपनली तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया गया। यानी कि कंपनी ने जो है वो रूल्स को इग्नोर किया और वो सबके सामने क्लियरली दिख भी रहा था कि वो जो कंपनी है मतलब कि रूल्स को तोड़ रही है, ब्रेक कर रही है, इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे इट वॉज अ फ्लैग्रेंट एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी, मतलब कि वो जो एक बहुत ही ऑब्वियस और सीरियस जो है वो डिसऑनेस्ट एक्ट था, यानी कि उसमें बहुत ही बेईमानी छुपी हुई थी। उसकी चीटिंग या फिर झूठ इतना क्लियर था कि कोई डाउट ही नहीं था, सबको क्लियरली पता चल रहा था कि वो जो है वो मतलब कि डिसऑनेस्ट यानी कि किसी को धोखा दे रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फ्लैग्रेंट का मतलब होता है ऐसा काम जो बहुत क्लियरली, ओपनली या फिर सीरियसली गलत हो। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ब्लेटेंट, एग्रीजियस या फिर आउटरेजियस। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब होता है इतना ऑब्वियस कि उसे इग्नोर करना मुश्किल हो। ब्लेटेंट किसी भी ऑब्वियस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, जबकि फ्लैग्रेंट ज़्यादातर ऑब्वियस रॉन्ग डूइंग या फिर रूल ब्रेकिंग के लिए ही यूज़ होता है। यानी कि फ्लेग्रेंट जो है वो ऑब्वियस तो है, लेकिन गलत सेंस में ऑब्वियस है, यानी कि गलत अगर कोई काम है तो उसमें अगर कोई ऑब्वियस है तो उस चीज़ के लिए हम जो है वो फ्लेग्रेंट यूज़ करते हैं। लेकिन ब्लेटेंट जो है वो सिर्फ ऑब्वियस चीज़ के लिए यूज़ होता है, चाहे वो गलत हो, सही हो, कैसी भी हो। तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमारा वर्ड है अग्रीजियस। अग्रीजियस का मतलब होता है बहुत ही शॉकिंग या फिर एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली बुरा, एक्सट्रीमली गलत। अग्रीजियस गलती की सीरियसनेस को हाईलाइट करता है, जबकि फ्लेग्रेंट उसके ऑब्वियस और शेमलेस नेचर को भी दिखाता है। इस तरीके से आपको डिफरेंस समझते हुए चलना है। तीसरा हमारा वर्ड है आउटरेजस। आउटरेजस का मतलब होता है इतना अनएक्सेप्टेबल या फिर शॉकिंग कि लोग गुस्सा और सरप्राइज हो जाए। आउटरेजस किसी बिहेवियर या फिर स्टेटमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है जो कि अनएक्सेप्टेबल हो आपके लिए, या फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो, गुस्सा दिलाने वाला हो, तो उसे हम आउटरेजस कह सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सिनोनिम्स में हमने 3 वर्ड्स पढ़े हैं, ब्लेटेंट, एग्रीजियस या फिर आउटरेजस। अब एंटोनिम की तरफ आते हैं, तो एंटोनिम में हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स है, माइनर, एक्सेप्टेबल या फिर प्रॉपर। पहला हमारा वर्ड है माइनर। माइनर का मतलब होता है छोटा या फिर ज़्यादा सीरियस ना होना। ये फ्लेग्रेंट का अपोजिट है, क्योंकि फ्लेग्रेंट में सीरियसनेस बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है जो रूल्स और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक हो, जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं, यानी कि जिससे हम काम चला सकते हैं कि भाई ठीक है, तो उसे हम एक्सेप्टेबल कहेंगे। प्रॉपर का मतलब होता है सही, डिसेंट, रूल्स के अकॉर्डिंग होना, जो सही है बिल्कुल, यानी कि सटीक है, तो वो होता है प्रॉपर, यानी कि इसमें कोई ऑब्वियस रॉन्ग डूइंग नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर हम उसे कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने माइनर, एक्सेप्टेबल और प्रॉपर जैसे वर्ड्स देखे। अब अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द ऑफिशियल वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजिशन फॉर हिज फ्लैग्रेंट अब्यूज ऑफ पावर। इस सेंटेंस का मतलब है कि उस ऑफिशियल ने अपनी पावर का इतना ऑब्वियस और सीरियस मिसयूज़ किया कि उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया गया। ऑफिशियल यानी कि कोई ऑफिसर था, ठीक है। तो उस ऑफिसर ने क्या किया कि जो भी उसे मतलब कि अथॉरिटी मिली थी, जो भी उसको पावर मिला था अपनी मतलब कि जॉब पर, अपनी पोजीशन पर, तो उसने उसका जो है वो बहुत ही मतलब कि गलत तरीके से फ़ायदा उठाया। और इस तरीके से फ़ायदा उठाया कि सबको नज़र आ रहा था कि वो गलत तरीके से मतलब कि उसका यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है। तो ये कोई छोटी गलती नहीं थी, बल्कि सबको क्लियरली दिखने वाली और कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल रॉन्ग डूइंग थी। इसी वजह से यहाँ पर हमने जो है वो फ्लैग्रेंट वर्ड यूज़ किया है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है हमारा फ्लैग्रेंट, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अप्यून। दोस्तों इसे अप्यून प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है विरोध करना, खंडन करना, चुनौती देना। अप्यून का मतलब होता है किसी आइडिया, किसी ओपिनियन, बिलीफ, डिसीजन, पॉलिसी, एग्रीमेंट का स्ट्रांगली अपोज करना, उसके खिलाफ जाना, उसका खंडन करना, विरोध करना और उसके अगेंस्ट रीजंस या फिर आर्ग्यूमेंट्स देना। यानी कि सिर्फ मैं एग्री नहीं करता, यानी कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, ये सब कहना अप्यून नहीं है। ओपिनियन में एक्टिवली उस बात को चैलेंज करना होता है, उस बात को प्रूव करने की कोशिश होती है, उस बात को मतलब कि गलत साबित करने की कोशिश होती है। ये एक फॉर्मल और एडवांस इंग्लिश वर्ड है। इसका यूज़ जो है वो अक्सर डिबेट्स में हो सकता है, कोर्ट रूम्स में हो सकता है, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, रिसर्च पेपर्स और लीगल डिस्कशंस में भी हो सकता है।
दोस्तों इस वर्ड को समझने के लिए एक सिंपल सी सिचुएशन समझो। मान लीजिए कि क्लास में एक टीचर है जो कि बोलती है कि इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ना मेरी जो एक पर्टिकुलर मेथड है वो बहुत ही सही है, सबसे बेस्ट है। एक स्टूडेंट बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये सबसे बेस्ट है। वो नॉर्मल डिसएग्रीमेंट है कि मुझे नहीं लगता, ठीक है। इसके लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मुझे क्यों नहीं लगता। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अगर बोले कि ये जो एग्जाम्पल है, ये जो आपने मुझे समझाया है कि यही बेस्ट तरीका है, अगर वो उस बात को अपोज करे किस चीज़ के बेसिस पर, कि उसके पास एग्जाम्पल्स है कि ये जो है वो चीज़ गलत है, उसके पास फैक्ट है, लॉजिकल रीजंस है, इन सारी चीज़ों को देखकर वो प्रूव करने लगता है कि टीचर का पॉइंट वीक है, तो उस आइडिया को हम क्या कहेंगे, अप्यून कहेंगे। यानी कि वो उस टाइम पर क्या कर रहा है, तो टीचर की बातों को अप्यून कर रहा है, उनके विरोध में जा रहा है, यानी कि उनके खिलाफ जा रहा है। इसी तरह कोर्ट रूम में जब लॉयर सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को फैक्ट और एविडेंस से चैलेंज करता है कि भाई मेरे पास प्रूफ है, तुम जो कह रहे हो वो गलत है, मैं इसे साबित कर सकता हूँ, तो उससे हम क्या कहेंगे, अप्यून करना हम उसे कहेंगे। तो वो आर्ग्यूमेंट को क्या कर रहा है, तो अप्यून कर रहा है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यानी सिर्फ जो है वो अप्यून का मतलब नहीं, ये नहीं होता कि सिर्फ किसी के अगेंस्ट जाना, यानी कि किसी के खिलाफ जाना, बल्कि लॉजिक के साथ किसी को चैलेंज करना, प्रूफ और एविडेंस के साथ किसी के खिलाफ जाना, उसे हम जो है वो अप्यून कहते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि अप्यून का मतलब होता है किसी आइडिया या फिर आर्ग्यूमेंट को स्ट्रांगली चैलेंज करना, प्रूफ और एविडेंस के साथ। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी डेली लाइफ के एग्जांपल्स है, जिससे आपको ये जो वर्ड है वो समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, द लॉयर अप्यून द विटनेस स्टेटमेंट इन कोर्ट। मतलब कि लॉयर ने विटनेस की जो स्टेटमेंट है उसको फैक्ट और आर्ग्यूमेंट के साथ चैलेंज किया। उसने सिर्फ जो है वो मना नहीं किया कि मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानता, बल्कि उस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करने के लिए पक्का एविडेंस लाया, प्रूफ लाया, उसके साथ उसने जो है वो उसके स्टेटमेंट को गलत साबित करने की कोशिश की। या फिर हम कह सकते हैं सेवरल साइंटिस्ट अप्यून द न्यू थ्योरी। मतलब कि कई साइंटिस्ट ने नई थ्योरी के अगेंस्ट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए, उन्होंने एविडेंस के बेसिस पर थ्योरी को क्वेश्चन किया, ना कि बस उनको लग रहा है इसलिए किया। ओके। या फिर हम कहेंगे द जर्नलिस्ट अप्यून द गवर्नमेंट्स डिसीजन इन हिज आर्टिकल। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जर्नलिस्ट ने क्या किया कि अपने आर्टिकल में गवर्नमेंट के डिसीजन का स्ट्रांगली अपोजिशन किया। यानी कि उसने रीजंस और फैक्ट देकर जो है वो बताया कि डिसीजन जो है वो सही नहीं था। यानी कि इसमें जो है वो आप हवा में कुछ नहीं बोल सकते हो कि मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। तो ये सारी आपको चीज़ें जब तभी बोलनी पड़ेगी, या फिर आपको तभी हक होगा ये सारी चीज़ें बोलने का, जब आपके पास कोई लॉजिकल रीज़न होगा, कोई प्रूफ होगा, कोई एविडेंस होगा, तभी आप जो है वो किसी की बातों को काउंटरफीट कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, या फिर उनकी बातों का विरोध कर सकते हो, खिलाफ जा सकते हो। यानी कि ओपियून का ओवरऑल मीनिंग क्या होता है कि किसी आइडिया, डिसीजन, आर्ग्यूमेंट या फिर फैक्ट का लॉजिक के साथ स्ट्रांगली विरोध करना, तो उसे हम कहते हैं अप्यून। ओके। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम्स की तरफ आए तो हमारे पास 3 वर्ड्स है सिनोनिम्स में, चैलेंज, कंटेस्ट या फिर रेफ्यूट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है किसी बात या फिर डिसीजन को क्वेश्चन करना और उसकी वैलिडिटी पर डाउट उठाना। चैलेंज एक जनरल वर्ड है, जबकि ओपिनियन जो है वो ज़्यादा फॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल अपोजिशन को दिखाता है। ये डिफरेंस आपको समझकर चलना है। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कि किसी क्लेम यानी कि किसी दावे को, डिसीजन को या फिर रिजल्ट को ऑफिशियली अपोज करना, यानी कि उसके खिलाफ जाना। कॉन्टेस्ट जो है वो लीगल या फिर ऑफिशियल डिस्प्यूट में मतलब कि कॉमन वर्ड मतलब कि यूज़ होता है। इसके बाद है रेफ्यूट। रेफ्यूट का मतलब होता है फैक्ट और एविडेंस के थ्रू किसी बात को गलत प्रूफ करना। रेफ्यूट का फोकस जो है वो गलत प्रूफ करने पर होता है, जबकि ओपिनियन में चैलेंज और अपोजिशन का आइडिया पहले आता है। तो ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है। यानी कि हमने सिनोनिम में 3 वर्ड पढ़े हैं, चैलेंज, कंटेस्ट या फिर रेफ्यूट। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास एंटोनिम्स में भी 3 वर्ड्स हैं, सपोर्ट, डिफेंड या फिर अपहोल्ड। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है किसी आइडिया या फिर डिसीजन के फेवर में होना। ये जो है वो ओपिनियन का डायरेक्ट अपोजिट है। डिफेंड का मतलब होता है क्रिटिसिज्म या फिर अटैक के अगेंस्ट किसी पर्सन या फिर आइडिया को प्रोटेक्ट करना, बेसिकली बचाव करना किसी चीज़ का, तो उसे हम जो है वो डिफेंड करना कहते हैं। अपहोल्ड का मतलब होता है किसी रूल, किसी डिसीजन या फिर किसी प्रिंसिपल को मेंटेन रखना, उसका सपोर्ट करना, यानी कि उसे चैलेंज ना करना, यानी कि उसे बनाए रखना एक तरीके से, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपहोल्ड करना उससे कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है जहाँ पर हमने सपोर्ट, डिफेंड, अपहोल्ड जैसे वर्ड देखे हैं। अब दोस्तों इसी के साथ अगर एग्जाम्पल की ओर बढ़े तो एग्जाम्पल में हमारे पास सेंटेंस है, द प्रोफेसर अप्यून द वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी बाय प्रेजेंटिंग स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस। मतलब इस सेंटेंस का मतलब है कि प्रोफेसर ने एक ऐसी थ्योरी को जिसे सब लोग सही मानते थे, उसे जो है वो स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस के साथ चैलेंज किया।
यानी कि उसने सिर्फ अपनी डिसएग्रीमेंट नहीं दिखाई कि मैं इस थ्योरी को नहीं मानता, बल्कि फैक्ट और लॉजिक से उस थ्योरी की वीकनेस बताने की कोशिश की कि ये जो थ्योरी है इसमें कुछ कमी है, ये कहीं ना कहीं गलत है। यानी कि उसके पास जो है वो मतलब कि डिसएग्रीमेंट दिखाने के लिए क्या था, तो प्रूफ था, लॉजिक था, फैक्ट थे। तो इसे एक्शन को हम क्या कहेंगे, अप्यून कहेंगे। ओके, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अप्यून कैसे यूज किया जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनिमोसिटी। दोस्तों एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता, वैर भाव या फिर गहरी दुश्मनी, तो उसे हम जो है वो कहते हैं एनिमोसिटी। ये जो वर्ड है वो प्रोनाउंसिएशन में एनिमी से मिलता जुलता भी है, तो आप इस तरीके से भी इसे ध्यान रख सकते हैं। एनिमी का क्या मतलब होता है, एनिमी का भी मतलब होता है दुश्मन। एनिमोसिटी का क्या मतलब होता है, एनिमोसिटी का भी मतलब होता है दुश्मनी, बेसिकली शत्रुता, वैर भाव। ओके, एनिमोसिटी का मतलब होता है किसी व्यक्ति, ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बहुत ही गहरी नफरत होना, दुश्मनी होना या फिर बुरी फीलिंग्स होना। ये जो है वो सिर्फ थोड़ा सा गुस्सा या फिर थोड़ी सी डिसलाइक नहीं होती है, बल्कि लॉन्ग टर्म और स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म की दुश्मनी होती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप किसी से एक दिन के लिए नाराज हो जाओ, दूसरे दिन सब कुछ सही हो जाता है आपके बीच में, एक दिन के लिए आप नाराज थे, तो वो एनिमोसिटी नहीं है। ठीक है, उसे हम एनिमोसिटी नहीं कहेंगे, वो कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर दो लोगों के बीच सालों से इतनी बड़ी दुश्मनी है कि वो एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते, हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते रहते हैं और मौका मिलने पर जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उस फीलिंग को ज़रूर हम एनिमोसिटी कहेंगे कि उनके बीच में सालों से कैसा रिश्ता है, तो बहुत ही शत्रुता वाला रिश्ता है, वहर भाव वाला रिश्ता है, गहरी दुश्मनी है बेसिकली। ये जो वर्ड है वो ध्यान रखना है कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में यूज़ हो सकता है, पॉलिटिक्स में यूज़ हो सकता है, बिजनेस राइवलरी, कम्युनिटीज़ और कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दोस्तों एक सिंपल कंपैरिजन समझिए। डिसलाइक का मतलब होता है कि बस पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है। एंगर का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए गुस्सा हो जाना। हेट्रेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नफरत होना। लेकिन एनिमोसिटी का मतलब होता है गहरी और लंबे टाइम तक चलने वाली दुश्मनी और नफरत, यानी कि इसमें दुश्मनी भी है, नफरत भी है, डिसलाइक भी है, उसके प्रति गुस्सा भी है, सारी चीज़ें एक साथ है, वो भी मतलब कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अंदर ही अंदर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग दुश्मनी, मतलब कि दुश्मनी वाली जो फीलिंग होती है उसे हम जो है वो एनिमोसिटी कहते हैं। दोस्तों उसी के साथ हमारे पास कुछ और भी डेली लाइफ के एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं देयर वाज ईयर्स ऑफ एनिमोसिटी बिटवीन द टू फैमिलीज, मतलब कि दोनों फैमिलीज के बीच कई सालों से दुश्मनी चल रही थी। दोस्तों ये सिर्फ जो है वो मतलब कि एक छोटा सा झगड़ा नहीं था, बल्कि पुरानी और गहरी हॉस्टिलिटी थी, यानी कि बहुत ही पुरानी दुश्मनी थी। या फिर हम कह सकते हैं ही स्पोक विदाउट एनी एनिमोसिटी डिस्पाइट देयर पास्ट डिसएग्रीमेंट्स, मतलब कि उसने पुराने डिसएग्रीमेंट के बाद भी उसने जो है वो दुश्मनी की बात नहीं की, यानी कि कोई भी जो है वो मतलब कि ऐसी बात नहीं की जिससे जो है वो उनकी दुश्मनी लोगों के सामने छलके। यहाँ पर बताया गया है कि उसने अपने जो है वो दिल में नफरत नहीं रखी उस पुरानी चीज़ के बारे में। ठीक है, पॉलिटिकल एनिमोसिटी ऑफन डिवाइड्स पीपल, मतलब कि पॉलिटिकल दुश्मनी कई बार लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देती है। जब लोग एक दूसरे के प्रति स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी रखने लगते हैं तब जो है वो क्या होती है, तो यूनिटी कम हो जाती है, हमारी एकता कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो पॉलिटिकल दुश्मनी है वो कभी कभी जो है वो लोगों को आपस में मतलब कि अलग अलग कर देती है। यानी कि एनिमोसिटी का मतलब होता है किसी के प्रति लंबे समय तक चलने वाली गहरी दुश्मनी या फिर गहरी नफरत। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास 3 वर्ड्स है, हॉस्टिलिटी, हेट्रेड या फिर एंटेगोनिज्म। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या है, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है किसी के प्रति ओपनली अनफ्रेंडली या फिर अग्रेसिव एटीट्यूड रखना। हॉस्टिलिटी यानी कि दुश्मनी समझ लो। हॉस्टिलिटी बिहेवियर में मतलब कि यानी कि हमारे बिहेवियर में भी दिख सकता है, जबकि एनिमोसिटी ज़्यादातर लॉन्ग टर्म फीलिंग को शो करता है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझना है। हेट्रेड का मतलब होता है किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नफरत वाली फीलिंग होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रेड। हेट्रेड क्या है, तो एक इमोशन है, जबकि एनिमोसिटी में नफरत के साथ साथ दुश्मनी और अपोजिशन का भी आइडिया होता है। तीसरा हमारा वर्ड है एंटेगोनिज्म। दोस्तों एंटेगोनिज्म का मतलब होता है दो लोगों या फिर दो ग्रुप्स के बीच लगातार अपोजिशन या फिर कन्फ्लिक्ट होना। एंटेगोनिज्म रिलेशनशिप के क्लैश को हाईलाइट करता है, जहाँ पर जो है वो दो लोगों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो उसे हम जो है वो एंटेगोनिज्म कहते हैं। तो ये सारे हमारे तीनों वर्ड्स क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब अगर एनिम की तरफ आए तो एंटोनी में हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स है, फ्रेंडलीनेस, अफेक्शन या फिर गुडविल। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है फ्रेंडलीनेस।
फ्रेंडलीनेस का मतलब होता है दूसरों के साथ वार्म और अच्छा बिहेवियर रखना, यानी कि दोस्ताना रखना बेसिकली, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेंडलीनेस कहेंगे। ये एनिमोसिटी का डायरेक्ट अपोजिट है। अफेक्शन का मतलब होता है किसी के लिए प्यार, केयर और इमोशनल अटैचमेंट फील करना, तो उसे हम अफेक्शन कहते हैं। गुडविल का मतलब होता है दूसरों के लिए पॉजिटिव इंटेंशंस और अच्छी फीलिंग्स रखना, यानी किसी का बुरा नहीं बल्कि अच्छा चाहना, तो उसे हम गुडविल कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने फ्रेंडलीनेस, अफेक्शन और गुडविल जैसे वर्ड्स डिस्कस किए हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, डिस्पाइट ईयर्स ऑफ एनिमोसिटी द टू बिजनेस राइवल्स फाइनली डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर। इस सेंटेंस का मतलब है कि दोनों बिजनेस राइवल्स के बीच कई सालों से गहरी दुश्मनी और बैड फीलिंग्स थी, लेकिन इतने सालों के बाद भी उन्होंने अपनी पुरानी हॉस्टिलिटी यानी कि दुश्मनी को साइड में रखकर साथ में काम करने का फैसला किया, डिसीजन लिया। यहाँ पर एनिमोसिटी उनके बीच की पुरानी और स्ट्रॉन्ग दुश्मनी को शो करता है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो ये सारी चीज़ें भूलकर साथ में काम करने की कोशिश की। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एनिमोसिटी यानी क्या है और कैसे हमें इसका यूज़ करना है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फैंसीफुल। दोस्तों फैंसीफुल का मतलब होता है कल्पनाशील, काल्पनिक या फिर मनगढ़ंत, यानी कि फैंसीफुल का मतलब होता है ऐसा जो इमेजिनेशन से भरा हो, रियलिटी से ज़्यादा फैंटेसी पर बेस्ड हो, या फिर इतना अनयूजुअल हो कि सच लगने के बजाय इमेजिनरी लगे। ये जो वर्ड है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों में यूज़ हो सकता है। पॉजिटिव सेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे, जब किसी की इमेजिनेशन बहुत ही क्रिएटिव होती है, वो यूनिक आइडिया सोचता है, तब जो है हम फैंसीफुल का यूज़ पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑथर है जो मतलब कि ड्रैगन्स, मैजिकल किंगडम्स और टॉकिंग एनिमल्स की स्टोरी लिखता है, तो ये कैसे स्टोरी है, तो फैंसीफुल स्टोरी है, क्योंकि ये इमेजिनेशन से बनी है। यहाँ पर जो है वो हम पॉजिटिव वे में फैंसीफुल का यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव सेंस में कैसे यूज़ होता है इस वर्ड का, कभी कभी फैंसीफुल का मतलब होता है ऐसा आइडिया जो रियलिटी से बहुत ही दूर हो और प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, तो उसे हम जो है वो नेगेटिव टोन में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई बोले कि मैं बिना पढ़े ही आईएएस बन जाऊंगा, यानी कि बहुत ही बड़ा कलेक्टर बन जाऊंगा, तो ये एक फैंसीफुल आइडिया हो सकता है, क्योंकि इसमें रियलिटी और प्रैक्टिकल एफर्ट दोनों को ही इग्नोर किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि फैंसीफुल ये जो वर्ड है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सेंस में यूज़ हो सकता है, यानी कि जो इमेजिनेशन और फैंटेसी से भरा हो उसे हम कहते हैं फैंसीफुल। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स है। जैसे कि हम कह सकते हैं द चाइल्ड ड्रू अ फैंसीफुल वर्ल्ड फील्ड विथ फ्लाइंग एलिफेंट्स, मतलब कि बच्चे ने एक ऐसी दुनिया बनाई जहाँ पर हाथी उड़ रहे थे, यानी कि उसने ऐसी पेंटिंग बनाई, एक ऐसा फैंसीफुल वर्ल्ड बनाया, एक ऐसा इमेजिनेटिव वर्ल्ड बनाया जिसमें क्या होते थे, तो हाथी भी उड़ते थे। ये इमेजिनेशन का रिजल्ट है, रियलिटी नहीं है, यानी कि यहाँ पर इसे हम पॉजिटिव वे में समझ सकते हैं। इसके बाद है हिज फैंसीफुल एक्सक्यूज वॉज हार्ड टू बिलीव, मतलब कि उसका जो बहाना था वो इतना अजीब और इतना इमेजिनरी था कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। यहाँ पर फैंसीफुल का नेगेटिव मीनिंग है कि बहाना अनरियलिस्टिक लग रहा था, यानी कि सच्चाई से जुड़ा हुआ नहीं था। या फिर हम कहेंगे द नॉवेल इज फुल ऑफ फैंसीफुल कैरेक्टर्स एंड मैजिकल एडवेंचर्स, मतलब कि नॉवेल में इमेजिनरी कैरेक्टर्स और मैजिकल एडवेंचर्स जो है वो भरे हुए थे। यहाँ पर फैंसीफुल जो है वो क्रिएटिविटी और फैंटेसी को शो कर रही है, पॉजिटिव वे में इसे हम समझ सकते हैं। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फैंसीफुल का मतलब होता है इमेजिनेशन से भरा हुआ या फिर रियलिटी से बहुत ही दूर और अनरियलिस्टिक, तो उसे हम कहते हैं फैंसीफुल। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की तरफ आए तो सिनोनिम में हमारे पास है इमेजिनेटिव, विम्सिकल या फिर फैंटास्टिक। इमेजिनेटिव का मतलब होता है नए और क्रिएटिव आइडिया सोचने की एबिलिटी रखना। इमेजिनेटिव हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, जबकि फैंसीफुल कभी कभी अनरियलिस्टिक भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव टोन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इमेजिनेटिव हम जो है वो हमेशा मतलब कि पॉजिटिव वे में ही यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला वर्ड है विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब होता है प्लेफुल, अनयूजुअल और फन इमेजिनेशन से भरा हुआ। विम्सिकल में हल्का सा फनी और चार्मिंग फील होता है, जबकि फैंसीफुल फैंटेसी और अनरियलिस्टिक आइडियाज़ को भी शो कर सकता है। इसके बाद है फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का मतलब होता है फैंटेसी से रिलेटेड या फिर रियलिटी से बाहर की चीज़ जो बहुत ही हमें मज़ेदार लगती है। फैंटास्टिक बेसिकली जो है वो मतलब कि मैजिकल या फिर इमेजिनरी वर्ल्ड्स के लिए कॉमन है, जबकि फैंसीफुल आइडियाज़ जो है वो मतलब कि डिज़ाइंस और एक्सक्यूज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फैंटास्टिक, विम्सिकल और इमेजिनेटिव यानी क्या है और कैसे हम जो है वो सिनोनिम्स में इनका यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स है, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल या फिर सेंसिबल। रियलिस्टिक का मतलब होता है जो रियलिटी और फैक्ट पर बेस्ड हो, ये फैंसीफुल का डायरेक्ट अपोजिट है। प्रैक्टिकल मतलब होता है कि जो एक्चुअली काम करे, रियल लाइफ में पॉसिबल हो, तो उसे हम जो है वो प्रैक्टिकल कहते हैं।
तीसरा वर्ड है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है लॉजिकल और समझदारी से भरा हुआ, यानी कि इमेजिनेशन पे ज़्यादा मतलब कि फैक्ट पर फोकस हो, तो इसे हम कहेंगे सेंसिबल। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है जहाँ पर हमने रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और सेंसिबल जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, हर फैंसीफुल आइडियाज मेड द चिल्ड्रन स्टोरी एक्साइटिंग बट दे कुड नेवर हैपन इन रियल लाइफ। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसके इमेजिनेटिव आइडियाज़ की वजह से बच्चों की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन बन गई, लेकिन वो जो आइडियाज़ है वो रियल लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि वो जो भी बता रही थी अपनी स्टोरी में वो रियल लाइफ में हो सके, क्योंकि वो इमेजिनेशन और फैंटेसी पर बेस्ड थे, इसलिए यहाँ पर फैंसीफुल वर्ड का हमने यूज़ किया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है यूलोजाइज। दोस्तों यूलोजाइज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, गुणगान करना या फिर श्रद्धांजलि देते हुए जो है वो किसी की तारीफ या फिर प्रशंसा करना। यानी कि यूलोजाइज का मतलब होता है किसी व्यक्ति की दिल से और खुलकर तारीफ करना, खासकर उसकी अच्छी क्वालिटीज़, उसके अचीवमेंट्स, उसके एक्टर के बारे में बात करना। दोस्तों यूलोजाइज में जो तारीफ होती है वो नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और ज़्यादा हार्टफेल्ट होती है। सबसे ज़्यादा ये जो वर्ड है वो किसी व्यक्ति के देहांत के बाद, यानी कि मृत्यु, यानी कि डेथ के बाद यूज़ होता है, जब उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड या फिर कोई जो स्पीकर है जो स्पीच देता है वो उस इंसान की अच्छी बातें करता है, उसके काम और उसके नेचर को याद करके स्पीच देता है, तो वो उस व्यक्ति को उस टाइम पर क्या कर रहा होता है, तो यूलोजाइज कर रहा होता है। ओके, लेकिन यूलोजाइज जो है वो सिर्फ एक फ्यूनरल यानी कि डेथ तक सीमित नहीं है। अगर कोई इंसान किसी की मतलब कि इतनी ज़्यादा हार्टफेल्ट तारीफ करे कि वो उसकी क्वालिटीज़ को सबके सामने हाईलाइट कर रहा है, तो तब भी हम जो ये वर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी कि किसी के डेथ के बाद भी ये जो वर्ड है वो यूज़ हो सकता है अगर उस इंसान की तारीफ की जा रही है तो, या फिर हम जो है वो नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल कंपैरिजन समझना है, प्रेज का मतलब होता है नॉर्मल तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की तारीफ करना, जैसे कि ड्रेस या फिर किसी के काम की, यानी कि हमारे अपीयरेंस की, उसे हम कॉम्प्लीमेंट देना कहते हैं। यूलोजाइज का मतलब होता है किसी इंसान के पूरे कैरेक्टर, अचीवमेंट, लाइफ के बहुत रिस्पेक्ट के साथ मतलब कि उसकी पूरी लाइफ की तारीफ करना, तो उसे हम कहते हैं यूलोजाइज। तो ये डिफरेंस आपको समझना है तीनों वर्ड्स में, यानी कि सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि एडमायरेशन और रिस्पेक्ट के साथ तारीफ करना, तो उसे हम यूलोजाइज कहते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी मतलब कि सिंपल डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स है, जैसे कि द टीचर यूलोजाइज द स्टूडेंट फॉर हिज ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। मतलब कि टीचर ने स्टूडेंट की ऑनेस्टी और उसकी मेहनत की दिल से तारीफ की, यानी कि टीचर ने सिर्फ गुड जॉब नहीं बोला बल्कि उसे अच्छे क्वालिटीज़ के मतलब कि उसकी अच्छी जो क्वालिटीज़ है वो सबके सामने लाए, उसके सबके सामने अप्रिशिएट किया। या फिर हम कहेंगे फ्रेंड्स गैदर टू यूलोजाइज देयर बिलव्ड कोच। मतलब कि फ्रेंड्स अपने प्यारे कोच की रिस्पेक्ट के साथ अच्छी बातें याद करने के लिए इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कोच के नेचर और अचीवमेंट्स की हार्टफेल्ट तारीफ की। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। या फिर हम कहेंगे द स्पीकर यूलोजाइज द साइंटिस्ट फॉर आवर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी। मतलब कि स्पीकर ने साइंटिस्ट के सोसाइटी के लिए जो किए गए काम हैं उनकी जो है वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ तारीफ की थी। यहाँ पर उनके अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया गया है बेसिकली, तो उसे हम जो है वो यूलोजाइज कह सकते हैं या फिर इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि यूलोजाइज का मतलब होता है किसी व्यक्ति की रिस्पेक्ट करना, एडमायरेशन करना या फिर हार्टफेल्ट तारीफ करना, तो उसे हम कहते हैं यूलोजाइज करना। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम की तरफ आए तो सिनोनिम में हमारे पास है प्रेज, कमेंड या फिर एक्सटॉल। दोस्तों प्रेज का मतलब होता है किसी के अच्छे काम या फिर क्वालिटी की तारीफ करना। ये जो प्रेज है ना ये एवरीडे वर्ड है, जबकि यूलोजाइज ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और फॉर्मल तरीके को दिखाता है। ठीक है। कमेंट का मतलब होता है, कमेंट का मतलब होता है किसी के अच्छे काम को ऑफिशियली या फिर स्ट्रांगली अप्रिशिएट करना। कमेंट जो है वो अक्सर अचीवमेंट या फिर गुड परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होता है, जब किसी को कुछ हासिल होता है या फिर कोई मतलब कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है किसी चीज़ में, तब हम जो है वो कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। एक्सटॉल का मतलब होता है किसी की बहुत ही हाई लेवल पर और बार बार तारीफ करना। ओके, ये जो वर्ड है वो यूलोजाइज से काफ़ी क्लोज है, तो उसे हम जो है वो एक्सटॉल कहते हैं। जब किसी की बहुत ही हाई लेवल पर या फिर बार बार तारीफ की जाती है तो उसे हम एक्सटॉल करना कहते हैं। अब दोस्तों ये सारे हमने क्या देखे, तो सिनोनिम्स देखे हैं। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स है, क्रिटिसाइज, कंडेम या फिर डिनाउंस। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी की गलतियाँ या फिर वीकनेस बताना, यानी कि बेसिकली उसकी निंदा करना, आलोचना करना, भला बुरा कहना, उस पर टिप्पणियाँ करना। तो ये जो वर्ड है ना ये यूलोजाइज का मतलब कि डायरेक्ट अपोजिट है। इसके बाद है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी के काम को स्ट्रांगली गलत या फिर अनएक्सेप्टेबल कहना,
बेसिकली इसमें भी जो है वो किसी की निंदा करना या फिर टिप्पणियां करने का ही सेंस आता है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि कंडेम कहते हैं। डिनाउंस का भी लगभग सेम ही मतलब है। डिनाउंस का मतलब होता है किसी को पब्लिक में ओपनली क्रिटिसाइज या फिर अक्यूज करना, यानी कि तारीफ नहीं बल्कि पब्लिक अपोजिशन करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिनाउंस करना हम उसे कहते हैं। तो दोस्तों ये सारे हमने एंटोनिम्स भी डिस्कस कर लिए। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द कम्युनिटी गैदर टू यूलोजाइज द डॉक्टर फॉर हिज ईयर्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब है कि कम्युनिटी के लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए ताकि डॉक्टर के कई सालों की सेल्फलेस सर्विस को अच्छे कैरेक्टर, यानी कि उसके अच्छे कैरेक्टर की रिस्पेक्ट के साथ तारीफ कर सके। उन्होंने डॉक्टर के कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद किया और उनकी हार्टफेल्ट अप्रिसिएशन की। इसे एक्शन को यहाँ पर क्या कहा गया है, यूलोजाइज करना कहा गया है। तो आई होप आपको ये जो वर्ड है वो अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सिडस। एक्सिडस प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है पलायन, सामूहिक प्रस्थान या फिर बड़े पैमाने पर लोगों का एक स्थान को छोड़कर चले जाना। एक्सोडस का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोडस हम उसे कहेंगे। ये जो है वो सिर्फ एक या फिर दो लोगों के जाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ पीपल को शो करता है। लोग जो है वो वॉर, फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, फियर, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स या फिर बेटर अपॉर्चुनिटी की वजह से जो है वो एक्सोडस कर सकते हैं। ये जो वर्ड है वो अक्सर न्यूज़, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स या फिर माइग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। एक सिंपल सी सिचुएशन को समझो। सोचो कि किसी सिटी में जो है वो एक बड़ी सी फैक्ट्री बंद हो गई है, जिस पर जो है वो बहुत सारे लोगों का मतलब कि काम धंधा डिपेंड करता था। हज़ारों लोगों की जो है वो वहाँ से जॉब चली गई है, क्योंकि उन्हें जो है वो उसी फैक्ट्री से रोज़गार मिला करता था। अब वो लोग जो है वो काम की तलाश में दूसरे सिटीज़ में शिफ्ट होने लगे हैं। तो इसी सिचुएशन को एन एक्सोडस ऑफ वर्कर्स कहा जा सकता है। एक और एग्जाम्पल है कि मतलब कि बाढ़ आने के बाद जो है वो पूरे गांव में जो है वो पानी भर चुका है, रहने की कोई जगह नहीं है। तो लोग क्या करेंगे कि पूरे गांव के जो लोग हैं वो अपने घर छोड़कर सेफ जगह मतलब कि जाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक तरीके से एक्सोडस है। यानी कि एक्सोडस का मतलब होता है एग्जिट ऑफ मैनी पीपल टुगेदर, यानी कि एक साथ बहुत सारे लोगों का किसी जगह को छोड़कर चले जाना, तो उसे हम कहते हैं एक्सोडस। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी मतलब कि सिंपल डेली लाइफ के एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं देयर वाज अ मैसिव एक्सोडस फ्रॉम द विलेज आफ्टर द फ्लड। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको एक बाढ़ का एग्जांपल दिया था, उसी तरीके से ये भी एग्जांपल है, मतलब कि फ्लड के बाद बहुत सारे लोगों ने गाँव छोड़ दिया। मतलब कि सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि लार्ज नंबर में जो है वो लोग एक साथ वहाँ से चले गए। या फिर हम कहेंगे द सिटी विटनेस्ड एन एक्सोडस ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। मतलब कि इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर बहुत सारे वर्कर्स सिटी छोड़कर जो है वो मतलब कि चले गए। यानी कि जॉब्स की कमी की वजह से क्या हुआ कि लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। एक दो लोग नहीं हुए बल्कि बहुत सारे लोग। एवरी इवनिंग देयर इज एन एक्सोडस ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द ऑफिस। मतलब कि हर शाम बहुत सारे एम्प्लॉयज एक साथ ऑफिस से निकलते हैं। यहाँ पर जो है वो ऑफिस छोड़ने की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एक्सोडस का यूज़ थोड़ा कैजुअल सेंस में किया गया है, क्योंकि एक साथ बहुत लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं ऑफिस से। तो उस तरीके से आपको समझना है कि एक्सोडस यानी क्या है और कैसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि एक्सोडस का मतलब होता है जब बहुत बड़े नंबर में लोग एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सोडस। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं और सिनोनिम्स को देखते हैं, तो हमारे पास सिनोनिम्स में 3 वर्ड्स हैं, माइग्रेशन, इवैक्यूएशन या फिर डिपार्चर। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है लोगों का या फिर एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, खाने पीने के लिए, यानी कि अपनी यानी कि डेली सारी नीड्स को पूरी करने के लिए। माइग्रेशन जो है वो प्लान्ड भी हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है। यानी कि जानवर जो है वो आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सीज़न के हिसाब से मतलब कि माइग्रेशन करते हैं, जहाँ पर उन्हें जो है वो मतलब कि सीज़न के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छी सिचुएशन मिलती है, खाना पानी मिलता है, तो वो सारी चीज़ों के लिए। या फिर इंसान जो है वो मतलब कि प्लान तरीके से भी माइग्रेशन करते हैं, जब उनकी मतलब कि ट्रांसफ़र हो जाता है उनका, या फिर कहीं पर अच्छी जॉब मिल रही है, कहीं पर अच्छी सैलरी मिल रही है, कहीं पर रहने का अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो वो वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं प्लान करके। तो उस तरीके से हम जो है वो मतलब कि 2 तरीके से माइग्रेशन को समझ सकते हैं कि माइग्रेशन या तो मतलब कि प्लान्ड हो सकता है या फिर सीजनल भी हो सकता है। जबकि एक्सोडस में जो है वो मतलब कि लार्ज स्केल और अक्सर अर्जेंट मूवमेंट का आइडिया होता है, उसमें मजबूरी में लोग जो है वो मूव करते हैं एक्सोडस में, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड आता है इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब है डेंजर की वजह से लोगों को सेफ प्लेस पर ले जाना।
हर इवैक्यूएशन एक्सोडस हो सकता है, लेकिन एक्सोडस इवैक्यूएशन नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डिपार्चर का मतलब होता है किसी जगह से चले जाना। डिपार्चर एक पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है, जबकि एक्सोडस हमेशा बहुत सारे लोगों के मूवमेंट को दिखाता है। यानी कि डिपार्चर हम एक पर्सन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सोडस हम एक इंसान के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारे इंसान जब मतलब कि बहुत सारे लोग जब एक साथ मूव करते हैं, किसी और जगह पर शिफ्ट होते हैं, तो उसे हम एक्सोडस कहते हैं। दोस्तों ये सारे हमारे क्या थे, तो सिनोनिम्स थे। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है अराइवल, इन्फ्लक्स या फिर सेटलमेंट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अराइवल। अराइवल का मतलब होता है किसी जगह पर पहुंचना, तो उसे हम अराइवल कहते हैं। ये एक्सोडस का बेसिक अपोजिट है, ठीक है। इन्फ्लक्स का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का एक जगह पर आना, यानी कि एक्सोडस में लोग बाहर जा रहे होते हैं, इन्फ्लक्स में लोग अंदर आ रहे होते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, इस तरीके से। सेटलमेंट का मतलब होता है किसी जगह पर जाकर परमानेंटली या फिर लॉन्ग टर्म रहना शुरू कर देना, तो उसे हम कहते हैं सेटलमेंट। यानी कि स्थिर हो जाना किसी जगह पर, किसी चीज़ पर स्थायी हो जाना, तो उसे हम कहेंगे सेटलमेंट। तो ये सारे हमारे क्या थे, तो एंटोनिम्स थे, जहाँ पर हमने अराइवल, इन्फ्लक्स या फिर सेटलमेंट जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द प्रोलॉन्ग ड्रॉट कॉज्ड अ लार्ज एक्सोडस ऑफ फार्मर्स टू नियर बाय सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब है कि लंबे टाइम तक बारिश ना होने की वजह से फार्मिंग करना मुश्किल हो गया, इसलिए बहुत सारे जो किसान हैं वो एक साथ अपने गांव को छोड़कर काम की तलाश में पास के सिटीज़ में चले गए, यानी कि पास के शहर में वो जाकर बस गए। क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो लार्ज स्केल पर हुआ है, इसीलिए यहाँ पर एक्सोडस वर्ड का हमने यूज़ किया है। तो आई होप आपको जो है वो एक्सोडस यानी क्या होता है ये अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फरीन। दोस्तों इसे फरीन प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है जंगली, पशुवत या फिर हिंसक स्वभाव वाला। फरीन का मतलब होता है ऐसा जो जंगली जानवर की तरह हो या फिर उसके बिहेवियर जैसा लगे। ये जो वर्ड है वो किसी वाइल्ड एनिमल, उसके नेचर या फिर कभी कभी किसी इंसान के रफ, वायलेंट या फिर अनसिविलाइज बिहेवियर को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक फॉर्मल और एडवांस इंग्लिश वर्ड है, इसलिए जो है वो हमें डेली कन्वर्सेशन में ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन लिटरेचर, नॉवेल्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस वर्ड को जो है वो हम एक सिचुएशन के सहारे समझते हैं। सोचो एक शेर है जो कि जंगल में शिकार कर रहा है, उसका नेचर जो है वो नेचुरल तरीके से ही वाइल्ड है और फियर्स है, ठीक है। उस बिहेवियर को हम फरी नेचर कह सकते हैं। अब एक और सिचुएशन है जिसमें दो लोगों का झगड़ा हो रहा है और उनमें से एक इंसान इतना ज़्यादा वायलेंट है, इतना ज़्यादा गुस्सैल और अग्रेसिव है कि वो बिल्कुल किसी वाइल्ड एनिमल की तरह रिएक्ट कर रहा है। तब कोई क्या कहेगा, तब कहेगा कि हिज फरीन बिहेवियर शॉक्ड एवरीवन, यानी कि उसके बिहेवियर, यानी कि उसका जो बिहेवियर था वो इतना ज़्यादा रफ और इतना जानवरों वाला था कि वो अनकंट्रोल्ड हो रहा था, और वो यानी कि एक सिविलाइज्ड पर्सन, जैसा कि मतलब कि एक सभ्य इंसान समाज में रहता है वैसा वो लग ही नहीं रहा था, किसी जानवर की तरह लग रहा था। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि फरीन का मतलब सिर्फ वाइल्ड होना नहीं होता है, बल्कि वाइल्ड एनिमल जैसा नेचर भी होता है, यानी कि जंगली जानवर जैसा बिहेवियर या फिर नेचर, उसे हम कहते हैं फरीन। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द एक्सप्लोरर एनकाउंटर्ड अ फरीन एनिमल इन द फॉरेस्ट। मतलब कि एक्सप्लोरर का सामना जंगल में एक जंगली जानवर से हुआ। यहाँ पर जो है वो फरीन डायरेक्टली वाइल्ड एनिमल को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि वाइल्ड एनिमल को यहाँ पर जो है वो मतलब कि डायरेक्टली डिस्क्राइब किया गया है। या फिर हम कहेंगे हिज फरीन एंगर फ्राइटेंड एवरीवन इन द रूम। मतलब कि उसका गुस्सा इतना अनकंट्रोल था कि सब लोग डर गए, बिल्कुल जानवरों जितना गुस्सा था उसमें। यहाँ पर उसके बिहेवियर को वाइल्ड एनिमल जैसा बताया गया है, तो इसलिए हमने जो है वो फरीन का यूज़ किया है। या फिर हम कह सकते हैं द नॉवेल डिस्क्राइब्स द फरीन इंस्टिंक्ट ऑफ द वुल्फ। मतलब कि नॉवल में भेड़िए के जंगली इंस्टिंक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया गया था। मतलब कि यहाँ पर फरीन वुल्फ के नेचुरल वाइल्ड बिहेवियर को मतलब कि शो कर रहा है। ये जो वर्ड है फरीन वो किसको शो कर रहा है, तो वुल्फ के जो है वो नेचुरल वाइल्ड बिहेवियर को शो कर रहा है। उसी तरीके से मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि फरीन का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल जैसा या फिर उसके नेचर और उसके बिहेवियर से रिलेटेड होना, तो उसे हम कहेंगे फरीन। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर सिनोनिम की तरफ आए तो सिनोनिम में हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, वाइल्ड, सैवेज या फिर बेस्टियल। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है जो नेचर में मतलब कि रहता हो या फिर टेम ना हो, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि बेसिकली वाइल्ड मतलब कि जंगली। यानी कि वाइल्ड ये एक कॉमन वर्ड है, जबकि फरीन स्पेशली एनिमल लाइक वाइल्ड नेचर को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। यानी कि वाइल्ड तो डायरेक्टली ही एनिमल जैसे बर्ताव को डिस्क्राइब करता है, लेकिन फरीन जो है वो मतलब कि इनडायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट में उसे डिस्क्राइब कर सकता है। सैवेज का क्या मतलब होता है, सैवेज का मतलब होता है बहुत ही वायलेंट, बहुत ही मतलब कि क्रूर, क्रूअल या फिर रफ, तो उसे हम कहते हैं सैवेज। ये जो सैवेज वर्ड है वो वायलेंस को ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है बेस्टियल।
बेस्टियल का मतलब होता है बिल्कुल जानवर जैसा, स्पेशली बहुत ही क्रूअल होना या फिर अनसिविलाइज्ड बिहेवियर होना, यानी कि जिसमें बिल्कुल सभ्यता नहीं है, जो बहुत ही कठोर है, क्रूर है, तो उसे हम बेस्टियल कहते हैं। बेस्टियल का जो टोन है वो फिरेन से ज़्यादा नेगेटिव और हार्श है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये अभी हमने क्या पढ़े, अभी हमने जो है वो सारे सिनोनिम्स पढ़े, वाइल्ड, सैवेज और बेस्टियल। अब एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है सिविलाइज्ड, जेंटल या फिर डोमेस्टिक। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है सिविलाइज। सिविलाइज का मतलब होता है जो अच्छे मैनर्स, डिसिप्लिन और सोशल बिहेवियर्स को फॉलो करे, तो उसे हम सिविलाइज कहते हैं। जो एक सभ्य इंसान जिसे हम कह सकते हैं वो सिविलाइज होता है। जेंटल का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट, काम और काइंड नेचर वाला, तो उसे हम जेंटल कहते हैं। डोमेस्टिक का मतलब होता है जो इंसानों के साथ रहने की आदत वाला हो, या फिर मतलब कि जो कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम टेम कर सकते हैं, यानी कि जो वाइल्ड नहीं है। वाइल्ड का अपोजिट क्या होता है, डोमेस्टिक होता है, तो उसे हम कहेंगे डोमेस्टिक। ओके, अब दोस्तों ये सारे हमने क्या देखे, एंटोनिम्स देख लिए। अब एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द इंजर्ड टाइगर डिस्प्लेड फरीन इंस्टिंक्ट्स व्हेन द रेस्क्यूअर्स अप्रोच्ड इट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब है कि जब रेस्क्यूअर्स ने इंजर्ड यानी कि एक जख्मी टाइगर के पास वो गए, तो टाइगर ने अपना नेचुरल वाइल्ड बिहेवियर दिखाया। वो अपनी सेफ्टी के लिए अग्रेसिव और अलर्ट हो गया, बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह। ठीक है, यहाँ पर फरीन टाइगर के नेचुरल वाइल्ड इंस्टिंक्ट को शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ड है वो फरीन हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है कॉन्स्टर्नेशन। दोस्तों कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है घोर चिंता, घबराहट या फिर हक्का बक्का रह जाना। ओके, कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है किसी अचानक और बुरी खबर यानी कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट या फिर शॉकिंग सिचुएशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा घबराहट होना, कन्फ्यूजन होना या फिर शॉक महसूस करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टर्नेशन कहते हैं। ओके, यानी आप इतने सरप्राइज और परेशान हो जाते हो कि कुछ पल के लिए आपको समझ नहीं आता कि क्या करे और क्या नहीं करे। ओके, एक सिंपल सिचुएशन के हिसाब से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि स्कूल में जो है वो अचानक असेंबली में अनाउंसमेंट की जाती है कि कल से फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। सभी स्टूडेंट एकदम से शॉक हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो ये फीलिंग कॉन्स्टर्नेशन की है। एक और एग्जाम्पल है कि ऑफिस में अचानक जो है वो पता चलता है कि कंपनी जो है वो बंद होने वाली है। एम्प्लॉयज़ एकदम शॉक और वरीड हो जाते हैं कि अब जॉब कहाँ से आएगी, इनकम कहाँ से होगी, घर कैसे चलेगा, तो ये सारी चीज़ें। तो ये भी क्या है, तो एक तरीके का कॉन्स्टर्नेशन है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉन्स्टर्नेशन टेम्पररी फीलिंग होती है, जो कि किसी शॉकिंग डिस्टर्बिंग इवेंट के तुरंत बाद होती है बेसिकली, तो उसे हम कॉन्स्टर्नेशन कहते हैं। ओके, यानी अचानक शॉक या फिर टेंशन का मिक्स हो जाना, तो उसे हम कहेंगे कॉन्स्टर्नेशन। और उसी तरीके से जो है वो हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द सडन कैंसलेशन ऑफ द एग्जाम कॉज्ड कॉन्स्टर्नेशन अमंग द स्टूडेंट्स। मतलब कि एग्जाम के अचानक कैंसिल होने से स्टूडेंट जो है वो शॉक और कन्फ्यूजन में आ गए बेसिकली, यानी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, कब एग्जाम होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें। या फिर हम कहेंगे द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट स्प्रेड कंस्टर्नेशन थ्रू आउट द टाउन। मतलब कि एक्सीडेंट की खबर सुनते ही पूरे शहर में घबराहट और शॉक फैल गया, यानी कि लोग परेशान और वरीड हो गए। या फिर हम कह सकते हैं शी लुक्ड एट द ब्रोकन लैपटॉप विथ कॉन्स्टर्नेशन। मतलब कि लैपटॉप टूटने के बाद वो एकदम शॉक और टेंशन में आ गई, उसे तुरंत समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है किसी शॉकिंग या फिर डिस्टर्बिंग सिचुएशन की वजह से अचानक शॉक, घबराहट और कन्फ्यूजन की फीलिंग होना, तो उसे हम कहेंगे कॉन्स्टर्नेशन। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स में हमारे पास 3 वर्ड्स है, डिस्मे, अलार्म या फिर शॉक। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिस्मे। डिस्मे का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट के साथ शॉक और वरी फील करना। इसका डिफरेंस क्या है, डिस्मे में जो है वो सैडनेस भी हो सकती है, जबकि कॉन्स्टर्नेशन में कन्फ्यूजन और पैनिक का एलिमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा हमारा वर्ड है अलार्म। अलार्म का मतलब होता है डेंजर या फिर प्रॉब्लम देखकर अचानक कंसर्न या फिर फियर फील करना, यानी कि बहुत ही बेचैनी महसूस होना, डर फील होना। ओके, अलार्म जो है वो डेंजर पर फोकस करता है, जबकि कॉन्स्टर्नेशन में शॉक प्लस कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तीसरा हमारा वर्ड है शॉक। शॉक का मतलब होता है किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ से हैरान रह जाना, यानी कि जिस चीज़ की आपको उम्मीद नहीं थी, उस चीज़ को देखकर जब आप हैरान रह जाते हो तो उसे हम शॉक कहते हैं। शॉक सिर्फ सरप्राइज हो सकता है। ठीक है, उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है, जहाँ पर हमने कौन कौन से वर्ड्स देखे हैं, तो डिस्मे देखा है, अलार्म देखा है या फिर शॉक देखा है। अब अगर एंटोनिम्स की तरफ आए तो एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन जो है वो 3 वर्ड है। पहला वर्ड है काम, दूसरा वर्ड है कंपोजर, तीसरा वर्ड है रीअश्योरेंस। पहला वर्ड काम है। काम का मतलब होता है शांत और रिलैक्स रहना, ये जो है वो कॉन्स्टर्नेशन का डायरेक्ट अपोजिट है। दूसरा वर्ड है कंपोजर। कंपोजर का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, यानी कि अपना टेम्परामेंट सही रखना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि
कंपोजर कह सकते हैं। रीअश्योरेंस का मतलब होता है किसी को कॉन्फिडेंस और तसल्ली देना ताकि उसकी टेंशन कम हो जाए, तो उसे हम जो है वो रीअश्योरेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों इसी के साथ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट ऑफ द कंपनीज क्लोजर कॉज्ड वाइड स्प्रेड कॉन्स्टर्नेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। इस सेंटेंस का मतलब है कि जब कंपनी के बंद होने की अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट हुई, यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं थी, ऐसी अनाउंसमेंट हुई कि वही कंपनी बंद होने वाली है, तो एम्प्लॉयज़ एकदम शॉक में आ गए। उन्हें अपनी जॉब की टेंशन होने लगी और सब लोग कंफ्यूज हो गए कि अब फ्यूचर में क्या होगा। दोस्तों ये जो शॉक, वरी और कन्फ्यूजन का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसी के लिए हमने यहाँ पर जो है वो सेंटेंस में कॉन्स्टर्नेशन का यूज़ किया है। तो आई होप आपको जो है वो समझ आ चुका है कि कॉन्स्टर्नेशन यानी क्या होता है और किस तरीके से हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वोकैब से रिलेटेड सारे वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।